ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और आज बुलेटिन की शुरुआत एक मर्डर की ऐसी खबर से करेंगे जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिश्तों का एक साथ खून कर दिया। दिल्ली के निहाल विहार से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां 31 साल के IT इंजीनियर विनय गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी। जी हां, और मर्डर का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। मामूली विवाद के बाद हुई इस वारदात में पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अचानक हुआ झगड़ा था या सोची समझी साजिश। उसने अपना भाई बुला लिया और मेरा भाई मरवा दिया इतने से बात पे। उन्होंने पूरा फोर्सली इसको दबा के चारों जनों ने, और जब जाके इसकी हत्या की है जी। बहुत निर्मम हत्या की गई है। दिल्ली के निहाल विहार से सामने आई ये तस्वीरें एक ऐसे खूनी झगड़े की हैं जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। CCTV में कुछ लोग घर के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर बाद वही लोग घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने घर के अंदर 31 साल के IT इंजीनियर विनय गुप्ता को बेरहमी से पीट कर मार डाला। तारीख 21 अगस्त, जगह निहाल विहार दिल्ली। वारदात IT इंजीनियर की पीट कर हत्या, और आरोप लगा ससुराल वालों पर। मासूम बच्चे को दवाई लगाने को लेकर पति पत्नी के बीच में मामूली सा विवाद हुआ। उस विवाद को लेकर पत्नी दिल्ली के रोहिणी के बुद्ध विहार में अपने मायके चली गई और मायके वाले को लेकर अपने ससुराल पहुंची। पत्नी के साथ उसके पिता, 2 भाई, भाभी और उसके चाचा भी आए और ससुराल वालों ने पीट कर विनय की हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच बच्चे को दवाई लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद पत्नी रेखा ने अपने मायके वालों को फोन किया। कुछ ही देर बाद रेखा के साथ उसके मायके के लोग विनय के घर पहुंच गए। विनय के परिवार का आरोप है कि बातचीत के नाम पर आए ससुराल वालों ने अचानक विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विनय को जमीन पर गिराया गया, उसका गला दबाया गया और छाती पर हाथ पैर से वार किए गए। विनय के माता पिता ने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उन्हें भी धक्का दे दिया गया। 6 जने को बुला के लाई थी वो 10 मिनट के अंदर बुद्ध विहार से। इसके पापा नीचे बैठे हुए थे दुकान खोल के, बोले कि रिश्तेदार आए हैं। इतने में तो उन्होंने मेरे लड़के की गर्दन मरोड़ दी, गिट्टी में गुट्टा दे दिया। वो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेती थी। विनय ने बोला कि दवाई लगा दे। विनय ने शुरुआती 10 दिन लगा दिए, फिर उसको बोला अब तेरी जिम्मेदारी। तो उसने बोला तूने मुझे बोल कैसे दिया। उसने अपना भाई बुला लिया और मेरा भाई मरवा दिया इतने से बात पे। आते ही उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, आते ही सीधा लड़ाई झगड़ा किया और यहाँ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करी है उनके साथ। उनकी छाती पे कूदे हैं वो लोग। इन्होंने किसी तरह का रहम नहीं किया उसके साथ यहाँ छाती पे पैर रख करके गला दबाया एक ने, और एक उसकी उसको पैरों को दबा लिया। उन्होंने पूरा फोर्सली इसको दबा के चारों जनों ने, और जब जाके इसकी हत्या की है जी। CCTV कैमरे लगे हैं और ये लगे हैं, सब बंद करे हैं। उन्होंने प्लान के तहत ये पूरा काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस घर में ये पूरी वारदात हुई वहां के CCTV कैमरे बंद थे। हालांकि पड़ोसी के CCTV कैमरे ने वो तस्वीरें कैद कर ली जिनमें आरोपी घर में दाखिल होते और फिर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और अब इस मामले में एक चश्मदीद की गवाही भी सामने आई है। विनय के घर के ठीक सामने रहने वाले कोमल का दावा है कि उसने अपनी आंखों के सामने विनय को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा, जबकि उस वक्त विनय की पत्नी रेखा भी वहां मौजूद थी। जो विनय भैया थे वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। उनके ऊपर दो लड़के थे जो चढ़े हुए थे। एक ने पैर रखा हुआ था और एक ने घुटने से उनके गले पर बैठे हुए थे। उन्होंने आंटी के बाल पकड़ के साइड में फेंक दिया और अंकल को, उनके पिताजी थे, उन्होंने मारा था काफ़ी ज़्यादा। बार फोन कीजिएगा। विनय के परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ अचानक हुआ विवाद नहीं था, बल्कि विनय की हत्या की साजिश रची गई थी। साजिश ही तो थी, जो कैमरे तक बंद कर दिए गए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए, पर हमें नहीं पता था वो लड़की क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हंस रही है थाने में बैठ के, कोई कसाई औरत भी अपने आदमी को मरवा के नहीं हंस सकती। पुलिस ने इस मामले में विनय की पत्नी रेखा समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 31 साल का विनय नोएडा की निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बताया जा रहा है कि उसका पैकेज करीब 60 लाख रुपए था। करीब 3.5 साल पहले उसकी शादी रेखा से हुई थी और 4.5 महीने पहले उसके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था।
एक तरफ विनय की मौत की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। सवाल है कि मामूली विवाद में विनय की हत्या की गई या ये कोई सोची समझी साजिश का नतीजा है। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। एक तरफ दिल्ली में दामाद को पीट पीट कर मार डाला गया तो यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। जी हां, मुजफ्फरनगर से हापुड़ और फिरोजाबाद तक पुलिस ने रेप, हत्या और लूट के मामलों में वांटेड बदमाशों पर शिकंजा कस दिया है। कई बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं तो कई गिरफ्तार किए गए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि यूपी में अपराध करेंगे तो बुलेट ट्रीटमेंट तय है। तो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का यही संकल्प यूपी की धरती पर किसी अपराधी के पैर टिकने नहीं देता। जो फिर भी हिमाकत करता है उसका अंजाम यही होता है। जो मुजफ्फरनगर में बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले नाजिम का हुआ, जो हापुड़ में हत्यारा प्रदीप का हुआ, जो फिरोजाबाद में 25-25 हजार के इनामी बदमाश अनुज उर्फ मोटा और मिथुन का हुआ। यानी उत्तर प्रदेश की सरहद में अगर कहीं भी अपराध किया तो भागना तो छोड़ो, पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहोगे। ये योगी फोर्स की गारंटी है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है। इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। अपराध कहीं भी हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुजफ्फरनगर से हापुड़ और फिरोजाबाद तक अलग अलग जिलों में पुलिस ने इनामी बदमाशों, रेपिस्ट, हत्यारों को पीतल ठोक उनका इलाज कर दिया है। योगी फोर्स का सबसे पहला एक्शन हापुड़ में देखिए, जहां गौरव त्यागी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या का मुख्य आरोपी और 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं है। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तभी एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपी कार लेकर फरार हो गया। कुछ दूर जाकर पेड़ कार से टकराई, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे दबोच लिया गया। 18 अगस्त को पुरानी जमीनी रंजिश और मुकदमे की पैरवी को लेकर प्रदीप ने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर गौरव त्यागी को हथौड़े और सरियों से उसकी हत्या कर दी थी। गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी न रोककर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई और तेजी से चलाने पर आगे जाकर एक पेड़ से टकरा कर रुकी और वह उतरकर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भगा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ में नाबालिग के अपहरण और रेप का आरोपी नाजिम दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक नाजिम ने 5 दिन पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। वहीं दूसरी मुठभेड़ में चोरी के मामले में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मंसूरपुर में हाईवे के पास कार सवार 5 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मोहसिन लंगड़ा गोली लगने से घायल हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुस्तफा और आरिफ को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। वहीं फिरोजाबाद में चोरी के मामलों में वांटेड 2 25-25 हजार के नामे बदमाशों को योगी फोर्स ने शिकंजे में लिया। बदमाशों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनुज उर्फ मोटा और मिथुन के पैर में गोली लगी। वहीं भाग रहे तीसरे आरोपी अंशु को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। यूपी में 24 घंटे में एनकाउंटर का चौका लगाकर योगी फोर्स का संदेश क्लियर है। यूपी में जो भी अपराध करेगा उसका बुलेट ट्रीटमेंट आज नहीं तो कल जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजनीति में अब बात बीजेपी के मिशन इलेक्शन की। 2027 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने अपना युवा प्लान एक्टिव कर दिया है। नई टीम की पहली बैठक में जेन ज़ी पर खास फोकस रहा।
7 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी युवा संवाद अभियान के जरिए युवाओं तक पहुंचेगी। यानी संगठन के साथ अब युवा वोटर से सीधा संवाद बढ़ाने की तैयारी है, सीधे सीधे कनेक्ट बढ़ाने की तैयारी है। यह रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। 27 में 7 राज्यों की जंग, बीजेपी का युवा प्लान एक्टिव। नवीन टीम की पहली बैठक, जेनजी पर पूरा फोकस। दिल्ली में टीम नितिन नवीन जुटी तो इस मंथन में फोकस युवाओं पर ही रहा। बीजेपी का जोर सिर्फ संगठन को मजबूत करने पर नहीं, बल्कि जेनजी यानी युवा वोटर से सीधे कनेक्ट करने पर भी है। लिहाजा बीजेपी की नवीन टीम ने अपनी पहली ही बैठक में 2027 के सियासी मिशन का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। जेनजी के लिए अभियान चलाएगी बीजेपी। नई टीम जेनजी के बीच आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। अभियान का नाम युवा संवाद दिया गया है। 14 साल से 25 साल के युवाओं को टारगेट किया जाएगा। टीम के सदस्य अगले महीने से युवाओं के बीच पहुंचेंगे और उनसे संवाद करेंगे, जिसका मकसद है युवाओं से सीधा संवाद, पार्टी से युवा कनेक्शन बढ़ाना और संगठन से युवाओं को जोड़ना। और जेन जी से संवाद के लिए एक नई टीम भी बनाई गई है। बीजेपी की नई टीम में नितिन नवीन के साथ स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। यानी पार्टी की कोशिश है युवा वोटर्स को सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि लगातार अपने साथ जोड़ने की। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर बीजेपी का जेनजी पर इतना फोकस क्यों है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। और इन 7 राज्यों में कुल 22% जेनजी हैं। उत्तर प्रदेश में 16 से 18%, पंजाब में 17 से 19%, उत्तराखंड में 17 से 19%, गोवा में 18 से 20%, मणिपुर में 18 से 20%, हिमाचल में 17 से 19% और गुजरात में 17 से 19%। इनमें सबसे ज्यादा जेनजी की हिस्सेदारी मणिपुर और गोवा में है। तो वोट बेस के लिहाज से सबसे ज्यादा जेनजी उत्तर प्रदेश में है। और जेनजी की इसी ताकत को यूपी के सीएम योगी भी बखूबी समझते हैं। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन, चुनावी तैयारी और जमीनी पकड़ मजबूत करने पर मंथन हुआ। साथ ही साथ वंदे मातरम को बीजेपी की बैठक में नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने, सार्वजनिक जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने और विपक्ष के आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर देने का भी मंत्र दिया गया। यानी नवीन टीम की पहली बैठक से बीजेपी ने अपना फोकस साफ कर दिया है। संगठन मजबूत होगा, युवा संवाद बढ़ेगा और जेनजी को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश लगातार तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ युवाओं को साधने की तैयारी है, दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले की कड़ी निंदा की है जिसमें राष्ट्रगीत को शुरुआती 2 छंदों तक सीमित करने वाले 1937 के प्रस्ताव को दोहराया गया। बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव रखा है। इनमें पहला जो प्रस्ताव है, बीजेपी कांग्रेस के वंदे मातरम वाले स्टैंड का विरोध करेगी। दूसरा, वंदे मातरम के पूरे गीत की गरिमा कायम रखी जाएगी। तीसरा, इस राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाएगा। चौथा, वंदे मातरम को जनगण मन के समान कानूनी सुरक्षा का समर्थन है। पांचवा, सांप्रदायिक दबाव और वोट बैंक की राजनीति का विरोध होगा। छठा, 1937 के फैसले को 1950 के संवैधानिक फैसले से ऊपर नहीं माना जा सकता। सातवां, वंदे मातरम के ऐतिहासिक संदर्भ को देश के सामने रखा जाएगा। आठवां, बीजेपी देश भर में वंदे मातरम पर जागरूकता अभियान चलाएगी। नवां, युवाओं को पूरे 6 छंदों वाले राष्ट्रगीत की जानकारी दी जाएगी। और 10वां, राजनीतिक फायदे के लिए वंदे मातरम की विरासत से समझौता नहीं होगा। आज इस प्रस्ताव में, आज इस रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को। कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। देश के कई इलाके इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश के बाद ज्यादातर नदियां उफान पर चल रही हैं। नदियों का पानी कोहराम मचा रहा है। मैदानी राज्यों में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश से कई सड़कें बंद हैं। बारिश लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। आसमान से बरस रही आफत से हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश से कई जिले बेहाल हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दस्तक दे चुका है। हजारों लोग बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। अगस्त में सैलाब से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ तोड़ आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। चंद सेकंड के भीतर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। भूस्खलन की तेज आवाज और मलबा गिरने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। मंडी जिले के नागनाला में सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। भूस्खलन के बाद स्थानीय लोगों ने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया। पहाड़ों पर जहां बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, वहीं मैदानों में बारिश से नदियां उफान पर है। शहडोल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पोंडा नाले के पास यात्रियों से भरी एक बस पानी के बहाव में फंस गई। यहां पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया था। पुलिस टीम ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। झमाझम बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाइक सवार बड़ी मुश्किल से पानी को पार कर आगे बढ़ सका। सतना के नागौद में बाइक सवार 3 युवक पानी में बह गए। ललचाहा इटमा के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर उफनते नाले में जा गिरे। 2 युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। तीसरे युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम ने बाइक को भी पानी से बाहर निकाल लिया है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को है जिनके खेतों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। बाढ़ की वजह से जहां सड़कों पर जल भराव है, वहीं निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना जो है लगातार उफान पर हैं। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हम जिस जगह पर हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दारागंज जाने के लिए सड़क है
आमतौर पर इन जगहों पर गाड़ियां चलती थी, लेकिन अब यहाँ बैरिकेटिंग का घेरा है और ऊपर जो है सड़क पर पानी आ चुका है, गंगा का जल आ चुका है। और सामने की जो तस्वीर है दिखा रहे हैं मकान की, उसकी दहलीज, उसकी डेहरी, उसकी चौखट पर भी जो गंगा है उन्हें दस्तक दे दी है। तो हालात यहाँ किस तरीके से खराब होने लगे हैं वो आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी के तांडव से कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा हुआ है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो गैंगस्टर का, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के उस बाहुबली से विधायक बने गैंगस्टर की क्राइम कुंडली, जो पुलिस रिकॉर्ड में D12 गैंग के बॉस के नाम से दर्ज है। देखिए जी न्यूज की स्पेशल सीरीज गैंगस्टर। आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। कितने मामले लिखे जाएंगे जब तक हमारी जान नहीं ले लेंगे। साल 1980, तारीख 11 फरवरी, प्रयागराज, तब का इलाहाबाद। मौसम में हल्की सर्दी थी और हवा में बसंत की खुशबू तैर रही थी। इलाहाबाद कचहरी में हर रोज की तरह ही वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ थी। मेरे केस की तारीख कब आएगी? मेरी फाइल का क्या हुआ? वकील साहब मेरे मामले को निपटाइए। कचहरी की इस भीड़ में मौजूद था 35 साल का एक छात्र नेता प्रकाश नारायण पांडे, जो अपने खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की जमानत के लिए कचहरी पहुंचा था। मगर भीड़ भाड़ वाली कचहरी में लोगों से घिरे प्रकाश नारायण पांडे को क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का ही केस क्लोज होने वाला है। नेताजी प्रणाम। अरे ये क्या हुआ? कोई हेल्प करो, खून बह रहा है, जल्दी करो। महज कुछ सेकंड, कुछ गोलियां और एक निर्मम हत्या, जिसने पूर्वांचल के इतिहास में आने वाले कई दशकों तक एक ऐसा नाम दर्ज कर दिया जिसका जिक्र कभी राजनीति में हुआ, कभी अपराध की फाइलों में, कभी बाहुबलियों की कहानियों में और कभी अदालतों के गलियारों में। उस शख्स का नाम था विजय कुमार मिश्रा। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये उस एक चेहरे की कहानी है जिसने 46 सालों में अपनी ऐसी पहचान बनाई जो अपराध के रास्तों से होते हुए सियासत के गलियारों और अदालतों की चौखट तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल शो गैंगस्टर, जिसमें आज हम जिस विजय मिश्रा की क्राइम कुंडली का पोस्टमार्टम करने वाले हैं उसके नाम के साथ बाहुबली, माफिया, गैंगस्टर, विधायक और क्रिमिनल का ठप्पा है, जिसके गैंग को पुलिस ने D12 का नाम दिया। 7 सितंबर 1957 प्रयागराज के खपतिहा गांव में जन्मे विजय मिश्रा का राजनीतिक और आपराधिक सफर किसी बॉलीवुड क्राइम ड्रामा फिल्म से कम नहीं। लेकिन 45 साल पहले 1980 में एक छात्र नेता की हत्या के अपराध ने आज इस नाम और चेहरे को ताउम्र के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 46 साल, क्रिमिनल से कैदी तक का सफर। 1980 में कचहरी हत्याकांड के वक्त विजय मिश्रा की उम्र महज 23 साल थी। लेकिन इस हत्याकांड के बाद विजय मिश्रा ने तेजी से अपना आपराधिक साम्राज्य फैलाया। सत्ता की सरपरस्ती मिलने से पहले 20 सालों तक यूपी के भदोही और ज्ञानपुर में कानून का नहीं, विजय मिश्रा का फरमान चलता था। अब विजय मिश्रा को आप एक ऐसा नेता मान सकती हैं कि जो
कि पैरेलल उनका चला है। हालांकि उनके विधायक बनने से पहले उन पे हत्या का आरोप लग चुका था और वो भी जघन्य हत्या का था, कोर्ट परिसर में इलाहाबाद में हत्या का मामला था। तो जाहिर सी बात है गंभीर मामला था, लेकिन वहाँ से विजय मिश्रा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया दोनों तरह से। आप सभी से निवेदन है कि वोट हमारी पार्टी को ही देना। अपराध के साथ यारी करने वाले विजय मिश्रा को समझ आ चुका था कि अगर राज करना है तो पब्लिक और पॉलिटिक्स की दो धारी तलवार को अपना हथियार बनाना होगा, और इस कुख्यात बाहुबली ने यही किया। होकर हम सब की ताकत बढ़ाएंगे। 1990 से 2000 का दशक ये वो दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव सिर्फ भाषण और पोस्टर से तय नहीं होता था, बल्कि इलाके में दबदबा, समर्थकों का नेटवर्क, विरोधियों का दबाव, ये सब सियासी रसूख के अहम हिस्से माने जाते थे। और पूर्वांचल के इसी माहौल को साध कर अपराधी विजय मिश्रा पहले बाहुबली बना और फिर राजनीति के जहाज पर सवार हुआ। साल 2002, बाहुबली से विधायक। धन्यवाद मेरे प्यारे समर्थकों। यही वो साल था जब अपराधी से बाहुबली बने विजय मिश्रा की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। मेरी बात सुनो। जो नाम अब तक डर, ताकत और दबदबे से जोड़ा जाता था, अब वही नाम विधानसभा की राजनीति का हिस्सा बनने निकल पड़ा था। विकास के लिए काम करेंगे। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित है। अपराध के लंबे रास्ते पर चलते हुए विजय मिश्रा ने खाकी और खादी के गठजोड़ का पूरा इस्तेमाल किया। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा ने पहली जीत दर्ज की। 2007 में एसपी से ही दूसरी बार ज्ञानपुर का विधायक बना। 2012 में विजय मिश्रा ने तीसरी बार एसपी के टिकट से जीत हासिल की। 2017 में निषाद पार्टी के टिकट पर चौथी बार जीत कर रिकॉर्ड बनाया। 2017 के चुनाव में विजय मिश्रा को 66,000 से ज्यादा वोट मिले और विजय मिश्रा ने अपने विरोधी को करीब 20,000 वोटों से मात दी। – 2002 की पहली जीत ने ही साफ कर दिया था कि इस डर की ताकत सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि इस ताकत के पास अब राजनीतिक पहचान भी थी। जिस चेहरे को दुनिया अपराधी, माफिया और बाहुबली कह रही थी, उसने राजनीति के घोड़ों को पूरी तरह साध लिया था। 15 साल में लगातार 4 जीतने, बेशक सत्ता के गलियारों में विजय मिश्रा का कद ऊंचा था, लेकिन जितनी तेजी से इस कुख्यात का नाम राजनीतिक ऊंचाई को छू रहा था, उससे तेज पुलिस और अदालतों की फाइलों में विजय मिश्रा का नाम दर्ज हो रहा था। हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, जालसाजी, रंगदारी, दर्जनों मामलों का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में। विजय मिश्रा ने उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गुनाहों को अंजाम दिया। यानी चुनावी राजनीति में अपना असर दिखा रहे विजय मिश्रा की क्राइम फाइल मोटी होती जा रही थी। साल 2007 तक विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट और अपहरण के करीब 30 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन नवंबर 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 83 मुकदमों तक जा पहुंचा। इसमें भदोही, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी से लेकर लखनऊ तक संगीन धाराओं में मामले शामिल थे। लेकिन साल 2020 में विजय मिश्रा के खिलाफ 2 ऐसे केस दर्ज हुए जिसने पूरी तस्वीर पलट दी। भदोही में एक रिश्तेदार की शिकायत पर विजय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक धमकी, जबरन वसूली, घर में घुसने और बंधक बनाने जैसे आरोपों से जुड़े मामले दर्ज हुए, जिसके बाद अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके में पुलिस ने विजय मिश्रा को पकड़ लिया। गिरफ्तारी से पहले विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया था और खुद को फंसाए जाने की बात कही। देश प्रदेश के मेरा एकमात्र लड़का विष्णु मिश्रा है, उसे और पत्नी को मुझे एक फर्जी मुकदमे में लिखा दिया गया है, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। 2020 में ही विजय मिश्रा के खिलाफ एक महिला गायिका ने रेप का केस दर्ज कराया था। उसने अपनी शिकायत में कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने उसे अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। 1 जनवरी 2014 को जब वो कपड़े बदल रही थी तो पूर्व विधायक उसके कमरे में घुस आया।
विजय मिश्रा ने हथियारों के बल पर उसके साथ रेप किया। इसके बाद अपने बेटे विष्णु और पोते ज्योति मिश्रा को उसे वाराणसी छोड़ने के लिए भेजा, मगर रास्ते में इन दोनों ने भी उसके साथ रेप किया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। कानून के फेर में पड़ने के बावजूद विजय मिश्रा ने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। विजय मिश्रा को मालूम था कि अपराध की दुनिया में साम्राज्य सिर्फ बंदूक और पैसों से नहीं, बल्कि गुनाहों को छिपाने और बचने के लिए राजनीतिक रसूख से भी बनता है। यही वजह कि जेल में रहने के बावजूद 2022 में विजय मिश्रा इस बार चुनाव में उतरा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर ज्ञानपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन 4 चुनावी जीत के बाद इस बार तस्वीर पलट चुकी। विजय मिश्रा को हार मिली और एक गैंगस्टर की राजनीतिक ताकत धीरे धीरे जेल की दीवारों और अदालत की तारीखों के बीच सिमटने लगी। विजय मिश्रा का D12 गैंग। भदोही पुलिस ने विजय मिश्रा के गैंग को D12 के नाम से दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य संगठित होकर अपराध करते हैं। यानी अब विजय मिश्रा की कहानी में चुनावी मंचों की जगह अदालतों के फैसले ज्यादा अहम होते जा रहे थे। 2022 में विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के मामले में 2 साल की सजा हुई। 2023 में भदोही की एक अदालत ने गायिका से बलात्कार के मामले में विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी साल आर्म्स एक्ट के एक और मामले में विजय मिश्रा को 5 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा दी गई। इतने बाहुबली हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनका यही मकसद रहता है कि किसी प्रकार राजनीति में आ जाएं और राजनीति में पहुंच हो जाए। राजनीति में पहुंच होते ही उनका दबदबा और बढ़ता चला जाता है और आर्थिक साम्राज्य और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन विजय मिश्रा की क्राइम फाइल का सबसे पुराना और सबसे चौंकाने वाला चैप्टर अभी खुलना बाकी था। एक ऐसा मुकदमा जिसकी शुरुआत तो 1980 में हुई थी, लेकिन उसका फैसला 46 साल बाद 2026 में आया। 13 मई 2026 को प्रयागराज की विशेष MP MLA अदालत ने विजय मिश्रा और 3 दूसरे आरोपियों को 1980 में छात्र नेता प्रकाश हत्याकांड में दोषी करार दिया। हत्या के मामले में यह अदालत आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। और अगले दिन 14 मई 2026 को अदालत ने विजय मिश्रा समेत 4 को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यानी जिस हत्या की तारीख को कैलेंडर ने 1980 में रोक दिया था, अदालत ने उसका आखिरी अध्याय 2026 में लिखा। 46 साल का वक्त बड़ा लंबा होता है, लेकिन उसके पीछे की वजह भी देखिए। जिस तरह से मूल दस्तावेज गायब हुए, जिस तरह से केस डायरी गायब हुई, ये बताती है कि उसका एक बहुत तगड़ा नेटवर्क था। और उसके बाद कोर्ट ने जिस तरह से गंभीरता इस मामले में दिखाई, जिस तरह से सजा हुई, ये जताती है कि कोर्ट में देर जरूरी हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं है। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिस गैंगस्टर विजय मिश्रा के नाम का कभी यूपी में सिक्का चलता था, हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सबके लिए। वो पिछले 6 सालों से सलाखों के पीछे बंद है। जिस विजय मिश्रा के सियासी रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक हो जाया करता था, उस बाहुबली के ताउम्र जेल में रहने का आदेश आ चुका है। इतना ही नहीं, विजय मिश्रा की 2 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अब तक कुर्क हो चुकी है। फरवरी 2024 में भदोही में करीब 17 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई हुई। मार्च 2024 में दिल्ली और प्रयागराज में विजय मिश्रा से जुड़ी करीब 113 करोड़ रुपए की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। 500 वर्ग गज में बनी आलीशान कोठी को बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। और अब विजय मिश्रा की उसी जमींदोज हो चुकी कोठी की जगह छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि कानून की चक्की धीरे धीरे पीसती है, बहुत बारीक पीसती है। 1980 से लेकर अब तक विजय मिश्रा ने अपराध की सीढ़ियां चढ़ते हुए सत्ता के गलियारों पर मजबूत धाक जमाई। 4 बार विधायक, भदोही पर राज किया।
लेकिन बदलते वक्त ने साफ कर दिया कि जुर्म का किला कितना भी बड़ा क्यों ना कर लिया जाए, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। 23 साल की उम्र में जिस जुर्म की नींव रखी गई, 69 साल की उम्र में मिली उम्र कैद की सजा ने बाहुबल के उस साम्राज्य को हमेशा के लिए मलबे में तब्दील कर दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।